बशीर की आंख खुली तो उसने अपनी बराबर वाली चारपाई पर नजर डाली। खाली चारपाई उसको मुंह चिढ़ा रही थी। वो उठकर देखना चाहता था कि शकीला इस वक्त उठकर कहाँ चली गई है। वो चंद दिन से नोट कर रहा था कि रात में शकीला अक्सर कुछ वक्त के लिए चारपाई से गायब हो जाती है। सुबह वो घर में ही होती है। इस बारे में उसने जब शकीला से पूछा तो वो हर बात हंस कर टाल देती। 2 रोज पहले बशीर के जोर देने पर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है, मैं भला रात में कहाँ जा सकती हूँ। अगर मैं अपनी चारपाई पर से उठती भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम तक जाती हूँ। मेरे साथ ये क्यों होता है? जब मैं कुछ वक्त के लिए नींद से बेदार होता हूँ तो तुम चारपाई पर नहीं होती। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ख्वाब आता होगा। शकीला ने कहा, ख्वाब से तुम्हारा क्या मुराद? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कब कह रही हूँ तो तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा होता है कि एक ही ख्वाब मुसलसल कई दिन तक नजर आता रहता है। ऐसा नहीं तुम्हारे साथ हो रहा होगा। ख्वाब नहीं, हकीकत है ये कहकर वो चुप हो गया। बशीर उस वक्त खामोश जरूर हो गया था। उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो ये राज मालूम करके ही रहेगा। ये चक्कर क्या है? बशीर का गांव रहीमपुर से 1 मील दूर पहाड़ी सिलसिले में था। शहर जाने वाले को इन्हीं पहाड़ी सिलसिले में बीच में से गुजर कर जाना पड़ता था। अभी तक पुख्ता सड़क नहीं बनी थी। कच्चा रास्ता था जिस पर टेल गाड़ियों के जरिए सफ़र करना पड़ता था। बशीर और शकीला की शादी को 1 साल हो चुका था। अभी उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। बशीर को बच्चों की बहुत चाहत थी, इसलिए वो चाह रहा था कि इसकी भी कोई औलाद हो ताकि वो उसे खिला सके। शकीला जब भी मेके जाने लगी तो बशीर ने ताकीद की थी कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा कर आए और उसे पर था कि हम भी औलाद से महरूम क्यों रहे। शकीला 1 हफ्ता मेके रही। इसके दौरान उसने लेडी डॉक्टर को दिखाया। उसने कोई दवाई तजवीज़ करके खाने को लिख दी तो 1 महीने के बाद उसे डॉक्टर के पास आना था। पूरा महीना वो मेके नहीं रुक सकती थी। वो 1 हफ्ते का कहकर आई थी। उनके गांव से फैजू बैलगाड़ी से गांव के लोगों को शहर छोड़ने और शहर से जाने वाले को लेकर शाम को आता था। शकीला जिस दिन बैलगाड़ी में गांव आ रही थी, अचानक बादल घर आए थे। हर तरफ अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। बैलों ने घबरा कर तेज दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक बैलगाड़ी के पहियों में एक बड़ा सा पत्थर आने पर बैलगाड़ी उलट गई। मुसाफिर गाड़ी से नीचे गिर गए। अंधेरा इतना था कि हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। मुसाफिर तूफान से बचने की कोशिश में भटक गए। 1 घंटे गुजरने पर तूफान थम गया और हल्की हल्की बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो गया था। तब मुसाफिरों को ढूंढकर बैलगाड़ी पर सवार कर लिया गया। शकीला का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ निकल गई थी। खूब तलाश करने पर शकीला ना मिल सकी। फैजू अभी कुछ देर उसका इंतजार करना चाहता था। मुसाफिरों के शोर मचाने पर उसे दोबारा सफ़र शुरू करना पड़ा। तूफान आ जाने पर मुसाफिर बौखला गए थे और जल्द अज जल्द अपने अपने घरों को जाना चाहते थे। रात गए तक शकीला घर नहीं पहुंची थी। बशीर बहुत परेशान था कि वो घर क्यों नहीं पहुंची। जब वो फैजू के पास गया तो असल हकीकत का उस इल्म हो जाने पर वो परेशान हो गया। वो शकीला को तलाश करने अकेला ही चल पड़ा। हर तरफ तरीकी का राज था, फिर भी वो लालटेन की रोशनी में शकीला को फैजू के बताए हुए पते पर ढूंढता रहा। शकीला का दूर दूर तक कुछ पता न था। रात की तरीकी में आगे बढ़ता नुकसान देता, क्योंकि आगे खूंखार दरिंदे घूमते फिरते रहते थे। वो इनका शिकार बन सकता था। इसलिए वो पलट आया और शकीला की तलाश का काम अगले दिन पर रख दिया। दूसरे दिन सुबह ही शकीला को ढूंढना शुरू हो गया। गांव के लोग जंगल के अंदर भी चले गए। वो ना मिलना था, वो ना मिल सकी। सब ने यही तस्वुर कर लिया कि शायद वो भटक कर जंगल में चली गई थी। किसी जंगली जानवर ने उसे चीड़ फाड़ खा लिया होगा, वरना अगर वो जिंदा होती तो ज़रूर मिल जाती। बशीर भी सब्र करके बैठ गया था। इस बात को 3 माह गुजर जाने पर कभी बशीर को ऐसा महसूस होता था कि जैसे शकीला को किसी जानवर ने नहीं खाया, वो ज़रूर जिंदा होगी, कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। एक दिन उसने सुना कि पड़ोस के गांव में मुख्तियार कोट में एक औरत जंगल से मिली है जो गुमसुम सी है, किसी से बात नहीं कर रही। अगर कोई बात भी करे तो जवाब नहीं देती और बुरी तरह से घूर घूर कर देखती है। कोई औरत उसको छूने की कोशिश करती है तो बौखला जाती है। किसी का ख्याल था कि कोई जानवर उसे बचपन से जंगल में उठाकर ले गया होगा और उसने इसे अपने बच्चों की तरह पाला होगा। उसने वो इंसानी जुबान को समझ नहीं रही, क्योंकि जंगल में भेड़ के होते हैं वो कोई नहीं। जंगल में शेर और बदमानस बड़ी तादाद में मौजूद थे। उन जानवरों के मुतल्लक बहुत सी कहानियां मशहूर थी। वो बच्चों को जंगल में उठाकर ले जाते और पालते हैं। ऐसा बच्चा इंसानों के हाथों लगता है तो फिर वो बड़े अरसे के बाद जाकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। गर्द तरह तरह की कियास आराइयाँ फैल चुकी थी। इसको भी शौक हुआ, वो भी जाकर देखे। मुख्तियार गोट जाकर उसे मालूम हुआ कि इस औरत को अस्पताल में रखा गया है।
ताकि उसकी देखभाल और इलाज करवाया जा सके। उस औरत को जब गांव के लोगों ने पकड़ा था, उस वक्त वो उससे खुद को छुड़ाने कर जंगल के अंदर भाग जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से उनके काबू में आई थी। गांव वाले उसे पकड़ते नहीं, लेकिन उन्हें शक इस तरह हुआ था कि वो उनको चुप चुप करके झाड़ियों से देख रही थी। उसने जिस्म के हिस्सों को कपड़ों की बजाय दरख्तों के पत्तों से छुपाया हुआ था। जब लोगों ने उसे बात करना चाही तो वो वहां से भागकर एक झाड़ी में छुप गई। कपड़े पर उसने अपने दांतों से उनके हाथों को काटना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल से गांव वालों के काबू आई थी। जैसे ही बशीर की नज़र उस औरत पर पड़ी, वो बुरी तरह चौंका, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शकीला थी। शकीला को देखकर उसे खुशी भी हो रही थी और दुख भी। उसके साथ जंगल में क्या बीती जो वो ऐसी हो गई। डॉक्टर ने बशीर को बताया कि वो किसी जहनी सदमे से दो चार होकर ऐसी हो गई है। जब अपनों को देखेगी तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हालत में आ जाएगी, मगर कभी भी वो खोई सी दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर्स ने ठीक ही कहा था। 15 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल हालत में वो आ गई थी, मगर कभी कभी वो खोई सी दिखाई देने लगी थी। अब वो अक्सर रातों को अपनी चारपाई पर दिखाई नहीं देती थी। बशीर चारपाई से उठना ही चाह रहा था कि घर के बाहर का दरवाज़ा खुलना और बंद होने की आवाज़ आई। वो ऐसे बन गया जैसे सो रहा हो। शकीला कमरे में दाखिल हुई और अपनी चारपाई पर लेट गई। बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसने बहुत बड़ा फासला भाग कर तय किया है, जिसके बायस उसकी सांसें उखड़ गई हैं। बशीर ने उससे कुछ कहना मुनासिब ना समझा और खामोशी से सो गया। दूसरी रात बशीर ने बाहर के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी अपने तकिए के नीचे छुपा दी। बशीर ने बज़ाहिर शकीला को दिखाने के लिए आंखें बंद करती थी, लेकिन वो जाग रहा था। 1 घंटा गुजर जाने पर शकीला उठी और बाहर जाकर वापस आ गई। दरवाजे पर पड़ा ताला देख कर लिया था, इसलिए वो इधर उधर देख रही थी। शायद वो कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी। नाकामी पर शकीला चारपाई पर लेट गई, लेकिन वो बदस्तूर चारपाई पर करवटें बदलती रही थी। किसी तरह भी उसे करार नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर उठी और मुख्तलिफ जगहों पर कुछ तलाश करने लगी। तलाश करते करते वो बशीर की चारपाई की तरफ बढ़ी और अभी तकिए के नीचे हाथ डालना ही चाह रही थी कि बशीर आंखें बंद किए बोला, शकीला रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। बशीर को जागता पाकर वो जल्दी से चारपाई पर लेट गई। उसे भी नींद आ गई थी, लेकिन जब भी आंख खुली वो शकीला की चारपाई पर ज़रूर एक नज़र डालता। उसकी जब भी शकीला पर नज़र पड़ती उसे बेकरारी ही पाता। सुबह बेदार होने पर उसने देखा कि शकीला की आंखें सुर्ख हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रात भर सो नहीं सकी। दूसरी रात भी यही हुआ और वो पूरी तरह चारपाई पर करवटें बदलती रही। सुबह बेदार होने पर शकीला खफा होती हुई चली। बशीर, तुम दरवाजे पर ताला क्यों डालते हो? बस ऐसे ही, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बशीर ने कहा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं बेएतबारी कैसी दूं? 2 दिन से ताला क्यों लगा रहे हो फिर? शकीला ने कहा, इन दिनों चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए ताला लगा रहा हूं कि चोर ना आंखों से बशीर ने बात बताई। चोर दीवार फैलाकर भी आ सकते हैं, इसलिए ताला लगाता हूं कि वो कुंडी खोलकर अपने साथियों को अंदर ना बुला सके। बशीर ने कहा, हमारे पास रखा ही क्या है जो चोर उठाकर ले जाएंगे? शकीला ने कहा, जो भी है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। बशीर ने कहा, शकीला से जब कुछ बात ना बनी तो वो खामोश हो गई। नाश्ता करके वो जब घर से निकला, बेख्तियार उसकी नज़र मकान की दीवार पर पड़ी। दीवार के नीचे बड़ा सा घड़ा खोदा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि रात में किसी जानवर ने मिट्टी खोदकर घड़ा बना दिया हो। घड़ा बहुत गहरा था। घड़े के किनारे मिट्टी पड़ी थी। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि किसी जानवर को क्या ज़रूरत पड़ गई इसके घर की दीवार के साथ ज़मीन खोदने की। जानवर गांव का रुख नहीं करते। गलती से कोई जानवर इधर भी आ निकले तो गांव के लोगों के डंडे खाने पर वो दोबारा गांव का रुख नहीं करता था। कहीं किसी चोर ने यह हरकत तो ना की हो। बशीर ने खुद कलामी की। गांव में अक्सर चोर घरों के पीछे दीवारों में सुराख करके घर में घुस जाते थे और चोरी करके चलते बनते थे। गांव के तमाम ही मकान कच्चे थे, इसलिए घर की दीवारें मिट्टी खुरच कर ईंटें हटा देने से इतना बड़ा सुराख बना लेते थे कि वो आसानी से घरों में दाखिल होकर सामान बाहर ले जा सके। पहला मौका था कि बशीर के घर की दीवार के नीचे मिट्टी की खोद कर घड़ा बनाया गया था और घड़े से सीधा रास्ता सहन में निकलता था। चोरों का ख्याल आते ही वो घर के अंदर गया और फावड़ा उठाकर ले आया और घड़े के ऊपर पड़ी मिट्टी को दोबारा से घड़े में डालकर ज़मीन को हमवार कर दिया। इस काम से फारिग होकर वो अपनी परचून की दुकान पर चला गया। दिन भर दुकान पर मसरूफ़ रहने के बाद रात को वो घर लौटा। घर में दाखिल होने से पहले उसने घर वाली जगह को देखा। वो अभी तक हमवार थी, उसे दोबारा नहीं खोदा गया था।
رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نیند جھونکے آنے لگے اور وہ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ باہر دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولتا تھا۔ چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ بشیر نے آنکھ کھولتے ہی شکیلا کی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر شکیلا کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ بالکل ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ صحن کا منظر صاف طور پر دکھا جا سکتا تھا۔ صحن میں کوئی کالی سی شے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا سا اور کھول دیا۔ صحن میں جو اسے منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ شکیلا صحن میں نیم آرائیاں حالت میں پڑی تھی اور ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر اپنی زبان ایسے پھیر رہا تھا جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ شکیلا ریچھ سے بالکل خوف زدہ نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں شکیلا کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس عمل پر بہت مسرور ہو رہی تھی۔ بشیر سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ صبح اس کے گھر کے دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر گھڑا کس نے کیا تھا۔ یہ ضرور اس ریچھ کی ہی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے ہی زمین کھودی تھی۔ کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ریچھ کی حرکت پر بشیر کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ریچھ اس پر حملہ کر کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کڑھاڑی ڈھونڈنے لگا اور جلد بازی میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر چارپائی پر گر پڑا۔ اس کے گرنے سے کمرے میں بالکل ہلکا سا شور ہوا تھا۔ وہ سنبھل کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لگی ہوئی کلہاڑی پر پڑی۔ بشیر نے کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور صحن کی طرف لپکا۔ صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا۔ شکیلا کپڑے پہن چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے سے باہر بھاگا۔ وہ ہر صورت میں ریچھ کو کلہاڑی کا وار کر کے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ باہر ریچھ کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بشیر ریچھ کی تلاش میں ناکامی پر واپس آ گیا۔ شکیلا بری طرح خوفزدہ اور سہمی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بشیر کو غصے میں دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ بشیر نے وہ صحن کا منظر دیکھ لیا، اس لیے وہ سخت غصے میں ہے۔ شکیلا، یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس ریچھ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں بے خود ہو جاتی ہوں اور وہ جو چاہتا ہے میں اس کے اشاروں پر وہی کرنا پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ راتوں میں بھی اٹھ کر تم اس ریچھ کے پاس چلی جاتی ہو؟ بولو، یہ سچ ہے نا؟ بشیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر جھک گئی۔ بشیر صاحب غصے میں تھا۔ شکیلا دل ہی دل میں بری طرح سے خوف زدہ تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں وہ اسے ہلاک نہ کر دے، اس لیے شکیلا نے کچھ چھپانے کی بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بشیر، آج بہت غصے میں ہوں۔ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ بتا دو کہ تم گمسم کس طرح ہوئی تھی، تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیتی تھی، تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی تھی۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر چلتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بلاخر طوفان سے بچنے کے لیے ایک جگہ مل ہی گئی۔ پہاڑیوں کے اندر ایک غار تھا۔ میں اس غار کے اندر داخل ہو گئی۔ میں داخل ہونے پر میں خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ طوفان تھم جانے پر میں غار سے نکلنا چاہتی تھی کہ ایک ریچھ غار کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دم خشک ہو گیا۔ اس کی موجودگی میں غار سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترکیب لڑانا تھی۔ فوری طور پر بچنے کے لیے میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ دم سادے زمین پر پڑ جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے۔ میرے زمین پر لیٹنے پر وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے سونگھنے لگا۔ میں اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میرا بدن زور زور سے کانپنے لگا۔ ریچھ نے میرے جسم پر زبان پھیرنا شروع کر دی۔ نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی کہ میرا خوف جاتا رہا۔ میں نے کانپنا بند کر دیا۔ میرے جسم میں عجیب سا سرور آ رہا تھا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا بیتی۔ ہوش آیا، صبح ہو چکی تھی۔ جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے۔ بھوک بڑے زور کی محسوس ہونے پر میں نے وہ پھل کھا کر اپنی بھوک ختم کی۔ ریچھ غار میں نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جیسے ہی میں باہر آئی، مجھے ریچھ نظر آ گیا۔ گھبرا کر میں واپس غار کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں پھر باہر آئی۔ مجھے دیکھ کر ریچھ ایسے میری طرف بڑھا جیسے پنجے گاڑے گا۔ پیاس کی انتہا تھی۔ پیاس سی مر جاؤں گی، میں غصے سے بولی۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی اور آگے چل دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ دور چلنے پر ایک نظر میں نے اپنی خوب پیاس بجھائی۔ پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے منہ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چل دوں۔ میرے غار کی طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرے غار میں داخل ہونے پر وہ غار کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں جتنے دن بھی غار میں رہی
रीछ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो मेरे लिए जंगली फल ले आता था। बस उसमें बुरी आदत ये थी कि वो मुझे गार से फरार नहीं होने देता था। रात के वक्त वो मेरे जिस्म पर जैसे ही जुबान फेरता खूब मदहोश हो जाती और फिर उसकी ऐसी आदत हो गई कि रात का बेचैनी से इंतज़ार करने लगती थी। मेरा उस लज्जत के बायस गार को छोड़ने को दिल ही नहीं करता था। मेरी याददाश्त भी जाती रही। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहा था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी ने मेरे जहन से याददाश्त को बिल्कुल मिटा दिया हो। बस मुझे इतना याद रहता है कि रात होने पर रीछ मेरे पास आएगा और वो आते ही मेरे जिस्म पर जुबान फेरने लगा। बेखुद हो जाऊंगी। फिर सुबह होने पर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि रात मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए रीछ मेरी तरफ से बेफिक्र होता गया था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं अब उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसलिए बेफिक्री से वो गार से दूर तक चला जाता और मैं उस गार के बाहर ना होने का फ़ायदा उठा नहीं पा रही थी। और फ़ायदा उठाती भी कैसे, मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे अपने कौन हैं। मुझे कुछ याद रहता तो सिर्फ इतना कि रात को रेत मेरे पास आएगा। एक दिन मैं नहर पर जाने के लिए निकली थी कि कुछ इंसान नजर आए। मैं उन्हें देखकर घबरा गई, छुपने के लिए इधर उधर भागने लगी। मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। बाल मैले से चिट हुए थे, कपड़े भी फट चुके थे। पत्तों से जिस्म के अज़ा को छुपाया हुआ था। जिस्म पर काला काला लगा हुआ था। वो लोग बात करने में मेरी तरफ आए। मैं झाड़ियों में छुप गई। वो मुझे पकड़ने लगे। मैंने उनको दांतों से काटना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए और पकड़कर मुझे अस्पताल ले आए और मेरा इलाज शुरू हो गया। फिर तुम आ गए और मुझे पहचान कर घर ले आए। मेरा इलाज हो जाने पर मेरी याददाश्त तो लौट आई, मगर मुझे रीछ की याद आती थी और रात में बेचैन हो जाती थी। रातों में मुझे महसूस होता था कि कोई मुझे बुला रहा है। एक रात मैं दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर चली गई। गांव के बाहर मुझे रीछ नजर आ गया। वो एक दरख्त के नीचे खड़ा था। मुझे देखते ही उसने गर्दन को एक झटका दिया, जैसे वो मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहा हो। मैं बेखुद होकर उसके पास चली गई। दरख्त के नीचे लेट गई। वो मुझ पर झुक गया। सुबह होने से पहले मैं घर आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। अब मेरा हर वक्त ये मामूल हो गया था कि तुम्हें भी मेरी जाने का इल्म हो गया था। मैं नहीं जानती कि इसमें क्या था। मैं रात में कहीं चली जाती हूँ। तुमने दरवाजे को ताला लगाना शुरू कर दिया था। जिसने जब देखा कि मैं दरख्त के नीचे नहीं आ रही तो उसने दीवार के नीचे ज़मीन खोदी और सहन में आ गया। उसके सहन में आने पर मैं बेखुद होकर चारपाई से सहन में चली गई। वहाँ रीछ मेरा मुंतज़िर था और फिर उसने वही अमल शुरू कर दिया जो वो गार में करता था। अगर तुम ना देख लेते तो फिर ये अमल जो लगातार करता रहता था तो घर के सहन में जारी रहता, मगर तुमने देख लिया और ये सहन से भाग खड़ा हुआ। इमाम साहब से बात करता हूँ, बशीर ने सोचते हुए कहा। वो एक बार फिर बाहर गया और भावड़े से दीवार की ज़मीन को मिट्टी से दबाल कर हमवार कर दिया। वो मुतमिन नहीं था। उसे ये खदशा लगा हुआ था कि वह रीछ दोबारा आ सकता है। सारी रात उसकी आंखों में कई पेश। इमाम साहब सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मस्जिद के बराबर मदरसे में बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दिया करते थे। बशीर मदरसे में जाकर उनसे मिला और पूरी बात उनके गोश गुजार कर दी। उनकी बात सुनकर पेश इमाम अशरफ अली सोच में पड़ गए। उस दौरान वो कुछ पढ़ भी रहे थे। थोड़ी देर तक उनकी यही हालत रही, फिर उन्होंने आंखें बंद करनी। पेश इमाम अशरफ अली ने आंखें खोलकर बशीर को देखा। बशीर वो इंतहाई खबीस किस्म का जिन्न है, इसलिए उनके कबीले के जिन्नों ने उसकी जादुई ताकत छीन कर रीछ की शक्ल में उसे जंगल में फेंक दिया हुआ है। जंगल में जो औरत आ जाए वो अपनी मकनातीसी आंखों को इस्तेमाल करके याददाश्त को ख़त्म कर देता है। उस औरत को कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कौन है और कहाँ रहती है। पेश इमाम साहब जब उनके कबीले में जिन्होंने उनकी जादुई ताकत ख़त्म कर दी है, फिर वो कैसे औरत की याददाश्त भुला देता है। हाँ, ये बात ऐसे ही है जैसे उम्र कैद के मुल्ज़िम को कैद कर दिया जाता है, लेकिन उसे जेल में चलने फिरने, खाने पीने और दीगर ज़रूरियात की इजाज़त होती है। इस तरह जिन्नात के कबीले ने उसकी जादुई ताकत ज़रूर ख़त्म कर दी है, थोड़ी बहुत जादुई ताकत दे दी है ताकि वो अपना दिफा कर सके। अगर उसने जंगल में शराफत की ज़िंदगी मुकर्रर मुद्दत तक गुजारी तो फिर उसे माफ़ी मिल सकती है। इमाम साहब ने बताया कि उसका छुटकारा कैसे मिलेगा। उसका एक ही हल है। मैं तुम्हें पानी पड़कर बोतल दूंगा। वो पानी किसी तरह तुम उस रीछ के सर पर डाल दो। पानी जैसे ही रीछ के सर पर पड़ेगा उसके जहन से शकीला की सूरत मिट जाएगी। सामने आ जाने पर भी उसके नज़दीक नहीं आएगा। ये किस तरह होगा? वो मुझे दूर से ही देखकर भाग जाएगा। इसका आसान हल यह है कि तुम्हें शकीला को एतमाद में लेना होगा। वो 1-2 दिन छोड़कर फिर तुम्हारे सहन में आएगा। तुम मैयत के ऊपर किनारे पर जाकर बैठ जाना और शकीला उसे मौत के किनारे के नीचे ले आए। वो जैसे ही मतलूबा जगह पर आए तुम उस पर ऊपर से पानी डाल देना। मजबूरी यह है कि शकीला उसे देखकर बेखुदी हो जाती है। बशीर ने बताया, और रीछ की शैतानी मकनातीसी आंखों के सबब ऐसा होता है। मैं शकीला के लिए चंद तवीज़ दूंगा। वो तुम्हें रोज़ाना एक तवीज़ उसे पिलाना होगा।
اس کے پینے سے ریچھ کی مقناطیسی آنکھوں کا شکیلا پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امام صاحب نے بتایا۔ امام صاحب سے دم کیا ہوا پانی اور تویز بشیر لے آیا۔ راستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ ریچھ کے پاس زیادہ شیطانی طاقت نہیں، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ گھر پہنچ کر بشیر میں شکیلا کو اعتماد میں لے کر سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پہلا تویز پی لینے سے وہ رات بھر سکون کی نیند سوئی، جبکہ بشیر چھت پر پہرا دیتا رہا۔ پہلی اور دوسری رات ایسے ہی گزر گئی، ریچھ نہیں آیا۔ تیسری رات ریچھ صحن میں آ گیا۔ اس کے آتے ہی شکیلا کمرے میں سوئی ہوئی چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شکیلا کو صحن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو بشیر کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ راز نہ کھول دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے ریچھ کی جانب بڑھ ضرور تھی، مگر پھر محتاط انداز میں واپس پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ آہستہ آہستہ وہ ریچھ کو مطلوبہ جگہ لے آئی۔ بشیر پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے بوتل کا پانی ریچھ کے سر پر انڈیل دیا۔ پانی گرنا تھا کہ ریچھ جلال میں آ گیا۔ اسے جلال میں دیکھ کر شکیلا کمرے میں بھاگ گئی۔ ریچھ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ وہ جس تیزی سے کمرے کی طرف لپکا تھا اسی تیزی سے پیچھے کی طرف آیا۔ ریچھ کو اندر جاتا دیکھ کر بشیر کے ایک لمحے کو ہاتھ پاؤں ضرور بھول گئے، اور وہ تصور میں ریچھ کو شکیلا پر حملہ کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ریچھ کی یادداشت جاتی رہی۔ جیسے وہ صحن میں نمودار ہوا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ ریچھ کے چلے جانے پر بشیر نے سکون کا سانس لیا۔ کمرے میں شکیلا بری طرح سے خوف زدہ تھی۔ جس طرح ریچھ اس کی جانب بڑھا تھا اسے لگا تھا کہ اس پر حملہ ضرور کرے گا۔ بشیر چھت سے نیچے اتر کر شکیلا کا خوف دور کرنے کو تسلی دے رہا تھا اور یقین دہانی کرائی کہ اب وہ ریچھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس نے ایک بار پھر گھڑے کو پھوڑے سے ہموار کیا اور کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر سو گیا۔ صبح ہونے پر اس نے امام صاحب کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر ہو جاؤ، وہ ریچھ اب دوبارہ تمہارے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ پڑے ہوئے پانی کے اثر سے اس گاؤں کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ میں ایک بوتل پانی دے رہا ہوں، اس گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ امام صاحب نے ایک بوتل بشیر کے ہاتھوں میں تھما دی۔ بشیر نے گھر جا کر امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیا۔ ایک مدت گزر جانے پر بھی بشیر صاحب نے اس ریچھ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ اب بشیر باپ بن گیا ہے اور اب شکیلا اور بشیر دونوں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔